Hello everyone. I guess I'm audible and visible, right? This is me. Yeah, I'm Sneha Das from IIT Roorkee third year. ठीक है? And this session is gonna be very quick and crisp, but extremely important because we are gonna discuss the important questions that were asked in JEE Main 2025's January attempt from the chapter of coordination compounds. Okay, so why coordination compound? So as you guys might already know, ठीक है, that coordination compound से बहुत सवाल है. Like हर paper में it was around 2 questions in each and every paper, यानी कि 8 marks. And coordination compound is very easy topic I feel. ठीक है, अगर तुमने ढंग से एक बार notes बना के पढ़ लिया, then there is nothing you can do wrong in coordination compounds. But still there are a few questions which came out of blue, शायद जिसका आपको आइडिया ही नहीं था यार कि ये क्या हो गया. ठीक है, so we will dive into those questions and let's go and see the January attempt analysis. January attempt analysis में from 22nd का shift 1 till 29th shift 2 we had a total of 19 questions. Fair, like 10 papers and like approximately 2 questions per paper, right? So yeah, तो हमारे पास टोटल 19 क्वेश्चंस था एंड एज पर द एनालिसिस दिस चैप्टर हैज रैंक्ड इन टॉप 1 ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन जेईई मेन केमिस्ट्री 2025 के एनालिसिस के बेसिस पे. एंड 2019 से लेके 24 लाइक द प्रीवियस पास्ट 5 years this chapter was ranking in number 2. I guess the first one was, if I'm not wrong, it was maybe GOC or PBlock. I don't really remember, but yeah. And advanced maybe, let me tell you, advanced maybe this chapter ranks around second. And the last 10 years में advanced में there hasn't been a single paper जहाँ पे coordination compounds के सवाल नहीं पूछे गए थे. So yeah, what we are gonna do in this session that we are gonna take the important questions. मैंने कुछ 5 ऐसे questions लिए आपके लिए which are very important. And how have I measured the criteria of importance? कि ये क्वेश्चंस इतने यूजुअल नहीं थे. इस क्वेश्चन में आपको पेयरिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, किसके कितने आयंस बन रहे हैं डिसोसिएशन में, ये सारी चीज़ें उतनी नहीं पूछी गई है. पूछी गई भी है तो इस तरीके से कि शायद आप जवाब ना दे पाते अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की. सो वी विल डाइव इनटू दोज क्वेश्चंस एंड वी विल फिगर आउट कि क्या किया जा सकता है अगर ऐसे सवाल दोबारा आए तो. सो लेट्स गो. या Okay, so let's come to question number 1. Question number 1 says the correct order of the following complexes in terms of their crystal fields stabilization energy. Okay, तो हमें ये बोला गया है कि हमें ये जो 4 complexes दिए गए हमें, we have to first find out their crystal field stabilization energy, right? सो एक तरीके से हमें सी एफ एस ही ढूंढना है. ठीक है, एंड सी एफ एस ई, वट इज द क्राइटेरिया ऑफ फिगरिंग आउट द सी एफ एस ई? सो आई विल टेल यू दैट. ठीक है, एंड फॉर दैट जस्ट लेट मी हैव अ मिनट. ओके, ओके, तो यस, दिस इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये मैंने एक्चुअली विकिपीडिया से उठाया है. सो देयर माइट बी अ माइनर चेंज इन इट, क्योंकि आप सब ने देखा होगा हम लोग इथाइल डायमाइन को वी टेक इट इन यू नो सिमिलैरिटी टू pyridine. बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. आई वुड सजेस्ट यू फॉलो दैट ऑर्डर ओनली, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में. सो यस, सो फॉर दिस क्वेश्चन everyone must know the spectrochemical series. ठीक है, and spectrochemical series क्यों जाना है I will tell you. Right, so let's dive into the solution. कि हमें सबसे पहले CFSE वैल्यू ढूंढना है. CFSE वैल्यू ढूंढना है. ओके, तो CFSE वैल्यू ढूंढने के लिए हमें पता है CFSE वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सो CFSE वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? तो जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो इफ वी टेक दीज कंपाउंड्स दैट cobalt ammonia 4 6, दिस वन इज टेट्राहेड्रल. ठीक है,
तो सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल में ही जाएगा, राइट? वी ऑलरेडी नो दैट बिकॉज ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा एनी डे। तो वी नो दैट सबसे कम तो टेट्राहेड्रल का ही जाना है। सो वी विल टेक CO NH3 4 2 प्लस। ठीक है, एंड हम लोग चार्ज से भी दे सकते हैं, ये 2 प्लस है, ये 2 प्लस है, ये 3 3, तो ऑब्वियसली 3 वाले ज्यादा होंगे, राइट? तो हमने इसको सबसे कम क्यों रखा है? द रीजन इज जस्ट दैट इट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस पे लिगेंड्स उतने आए ही नहीं, ठीक है, तो इसका एनर्जी कम ही रहेगा। ठीक है, तो देन वी आर हैविंग विच वन? उसके बाद अगेन हमें देखना है कि इसके साथ चार्ज मिल जाए। तो हमारे पास एक्चुअली अगर हम लोग इस पूरे जो भी हमें कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, हमें क्या क्या दे रखे हैं? एक तो CO NH3 होल 6 3 प्लस, एंड CO इथेन 1 2 diamine 3 3 प्लस। और मैं चार्ज वाइज इसको मैं कैटेगराइज कर रही हूँ, राइट? एंड CO NH3 होल 6 2 प्लस, एंड CO NH3 होल 4 2 प्लस। तो हमें पता है एनी डे these two will be greater than इनके CFC वैल्यूज, इनका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, it will be greater than these two complexes because of the charge। ये 2 प्लस में है और ये 3 प्लस में है, ठीक है। अब हमें देखना था कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल विल गेट इनटू द लोअर एनर्जी साइड, एंड जो हमारा दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वाला with +2 charge, it will get on higher energy side। ठीक है, चलो, ओके। देन हमें ये देखना है कि ओके हमारा ये डन हो गया। अब इन दोनों का क्या सीन है? इन दोनों में ये तो 3 प्लस है, ये भी 3 प्लस है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सीन देखना पड़ेगा। इट इज वेयर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कम्स इनटू द पिक्चर। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या क्यों देखना है हमें? क्योंकि जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्गर लिगेंड मतलब उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग, एंड फिर जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा, राइट? एंड जितना ज्यादा एनर्जी गैप रहेगा उतना ही ज्यादा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी जाएगी। तो हमें CFC वैल्यू अगर देखना पड़े, स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ये, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा CFC वैल्यू। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास अमोनिया और इथेन 1 2 डायमाइन में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज टोटली क्लियर दैट इथाइलिन डियामाइन और इथेन 1 2 डियामाइन is greater or is stronger than ammonia, right? तो हमें पता है ये क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं लिगेंड स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके, लिगेंड स्ट्रेंथ। तो इस बेसिस पे हमें मिल गया। एंड हमें ना हमेशा CFA से पूछा जाता है, बट हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा जाता कभी, सो यू शुड नो दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? देन इट विल बी what ammonia 6 3 plus, this one would be what ethylene diamine 3 2 plus। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर। एंड ये किससे मैच कर रहा है एक बार हम लोग वो देख लेते हैं सबसे। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 6 दिस ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ठीक है। तो या दिस इज आवर आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एंड ये 2 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज काइंड ऑफ कूल एक्चुअली।
सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का एक मिक्सचर है। तो वी आर हैविंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्रॉस आपका लिक्विड सोल्यूशन। अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिक्विड सोल्यूशन एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। हमने पहली बार शायद ये देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड लिक्विड सोल्यूशन का एक मिक्सचर, राइट? So yeah, it becomes kind of important. So let's go and let's see what it is asking for. तो हमें पूछा गया है कि CrCl3 डॉट XNH3, ओके, ठीक है, डॉट XNH3 कैन एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास CrCl3 डॉट XNH3 है, ठीक है। एंड अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो NH3 कुछ भी हो सकता है, 6 4 5 3 कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या ढूंढना है? Can exist as a complex 0.1 molar aqueous solution of this complex. ओके, तो ये एक कम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करता है। इधर इसका कुछ काउंटर आयन होगा, शायद इसके अंदर भी कुछ और लिगेंड प्रेजेंट हो, वी डोंट नो, ठीक है। तो हमें मोलैलिटी दे रखी है 0.1 मोलर, ठीक है, of this complex shows a depression and freezing point. So do we have any idea about depression and freezing point? Depression and freezing point. तो इफ नॉट आई विल गिव यू अ वेरी लिटिल ब्रीफ। अगर हम लोग आगे सॉल्यूशंस कर रहे होंगे तो आई कैन टेल यू इन मोर डेप्थ, बट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि मैं आपको ग्राफ से समझा देती हूँ उसके। तो वी हैव दिस ग्राफ जहाँ पे यहाँ पे हमारा टेम्परेचर होता है एंड यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर होता है। तो क्या होता है ना कि जब हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका क्या होता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जब हम लोग प्लॉट करते हैं विथ वेपर प्रेशर तो वो ऐसे आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट, ये वाला, ये पूरा फेज इधर से लेके यहाँ तक, ये हमारा होता है लिक्विड सॉल्वेंट, ये होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है T0F, लिख देते हैं हम लोग, लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0F है, ठीक है। एंड फिर इधर से जाके वो सॉलिड होने लगता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसी प्योर सॉल्वेंट में, ठीक है, इसी प्योर सॉल्वेंट को हमने दोबारा ले लिया एंड इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ सल्यूट डाल दिए, हमने कुछ सल्यूट डाल दिए, ठीक है। तो जब हमने सल्यूट डाल दिया इसमें तो क्या हुआ कि पहले प्योर सॉल्वेंट जो था ना, तो प्योर सॉल्वेंट के ये जो सरफेस लेवल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये क्या होता था कि मतलब ये एवापोरेट कर जाते थे, ठीक है। लेट इट बी अ क्लोज्ड कंटेनर, सॉरी, या लेट इट बी अ क्लोज्ड कंटेनर, एवापोरेट कर जाते थे। फिर वो जो वेपर बन जाते थे ना, तो वो वेपर क्या करते थे, ये सरफेस पे प्रेशर लगाते थे, ठीक है। अभी ये एक प्रेशर लगता था हमारा। अब क्या होगा कि यहाँ पे दो तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इनके सरफेसेस पे, एक तो सॉल्वेंट का और एक सल्यूट का, ठीक है। तो सॉल्वेंट का सल्यूट का दोनों का प्रेजेंट रहेगा, बट ये जो प्योर सॉल्वेंट का था ना, ये जो ब्लू वाले ग्रीन वाले सल्यूट के, ठीक है, ये जो प्योर सॉल्वेंट का था वो पहले ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि पूरा सरफेस ही उनका था, ठीक है, पूरा सरफेस ही उनका था। बट अब ये कम हो जाएंगे इन नंबर क्योंकि उसी सरफेस में सॉल्यूशन के भी, सॉरी, सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए। तो अभी जो एकदम एब्सोल्यूट प्रेशर, बस अगर हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट का ही देखें तो सॉल्वेंट अगेन वो क्या करेगा, वेपर बनेगा, वेपर बन के इसमें प्रेशर देगा, वो प्रेशर थोड़ा कम देगा क्योंकि वो वेपराइज उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा क्योंकि वो सरफेस में उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। पहले 100% बस वही प्रेजेंट था, अब उसके साथ वो सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए। तो क्या होता है कि ये जो वेपर प्रेशर हो जाता है ऑफ द सॉल्वेंट वो कम हो जाता है, एंड वो कम होने की वजह से वो ग्राफ ना, ये वाला पोर्शन, बस यहाँ से इतना वाला, यहाँ से इतना वाला, ये वाला पोर्शन क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो इधर आ जाता है, ठीक है। एंड वो इस सॉलिड वाले ग्राफ को यहाँ पे कट करता है अब, एंड इसको हम लोग बोल देंगे TF। एंड TF क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक बहुत
प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, और बनता भी है, आई गेस कहीं तो पूछा गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वेयर, कि ये सोल्यूशन वाला जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ इधर से यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें हम लोग किस चीज़ की फ्रीजिंग दिखाते हैं? यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन की फ्रीजिंग दिखाते हैं, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्वेंट की ही फ्रीजिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम देख सकते हैं कि पहले जो ये सॉल्वेंट था, प्योर जब था, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ था। अभी इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपका टी एफ, ठीक है। तो इसको कैसे बोला जाता है कि हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस इज नथिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्या मतलब घटना, घटा ना टी नॉट एफ से एफ में, तो इधर शिफ्ट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डेल्टा टी एफ बोलते हैं, हम लोग डेल्टा टी एफ का वैल्यू होता है टी एफ माइनस टी एफ नोट, ठीक है। एंड ये जो डेल्टा टी एफ होता है ना, दिस डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। एंड जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं डेल्टा टी एफ में से, तब हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है, सॉरी, के एफ, एंड देन वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये कांस्टेंट क्या है, नाम क्या है, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन टू लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि चलो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग कर तो सकते थे, बट नो, दिस फॉर्मूला हैज़ बिन अपडेटेड आफ्टर ऑल, ठीक है। तो ओके, सो व्हाट इज द अपडेटेड फार्मूला? तो अपडेटेड फार्मूला बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फार्मूला अपडेट क्यों किया गया। क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो कई बार हमारे नज़र में ऐसा आया कि यार हम लोग मॉलिक्यूल्स, हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, ठीक है ना, इतना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। बट जब हम लोग उसका रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, जब हमें उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो मोलैरिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। सोच लो हमने एक्स मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले थे पानी में, ठीक है, पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में। फिर हम लोग देख रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, हर केस में तो नहीं बट कुछ केस में अचानक क्या हो गया कि हमने एक्स मोल डाले थे, हमें 2x मोल वापस मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है तब, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर एबनॉर्मल मोलर मास भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या होता है, इसका एक ही रीज़न है कि जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को पानी में डाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो ना डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, वो डिसोसिएट हो जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट डिसोसिएशन, वो अगर एक्स मोल डाल रहे हैं, सोच लो NaCl का हमने 5 मोल डाला, तो फिर उधर से हमें क्या मिला, 5 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 5 मोल ऑफ Cl माइनस आयन, तो 5 + 5 10 हो गया ना, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया इसमें, दैट वाज आवर वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। हमारे पास क्या एक और पेज है? नहीं है, लेट्स ऐड वन, राइट, ओके, जैसे लेट्स ऐड वन। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या करता है, वेंट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं करता, हमारे पास कुछ नहीं करता मतलब करता है। हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आया था, राइट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड में मोलैलिटी। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या करता है, हम लोग इसमें बस एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देते फॉर वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, दैट इज योर आई, ठीक है। तो मतलब अगर हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहा है तभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे? नहीं, अगर नहीं भी कर रहा हम तब भी यूज़ कर सकते हैं। इनकेस आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका अलग फॉर्मूला रहता है, दैट इज अनदर डिस्कशन, 3 केसेस हम लोग इधर से निकाल सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन लिक्विड सोल्यूशन। बट हमारे काम का अभी इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के लिए इज ओनली दिस मच, ठीक है। तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है दीदी, हम लोग पिछला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि CrCl2.x NH3, ये जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, ठीक है,
तो वहां पे लिखा है ये 100% आयनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये अपने 100% सारे आयंस में टूट रहे। कोई भी आयंस जिसमें ये टूट सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको बचा के रख रहा है, वो सारे आयंस में जितने भी टूट सकता है वो टूट रहा है। एंड वी ऑलरेडी नो कि ये जो है हमारा, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है, ये कभी टूटता नहीं है। तो हमारे पास जो भी काउंटर आयन होता है ना, वो ही आयोनाइज होता है। ठीक है, ओके। तो हमें एक्चुअली देखना है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं बता देती हूँ। हमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, हमें टी डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड जब डेल्टा टी एफ हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, तो वो डेल्टा टी एफ इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इन केल्विन, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ओके। तो 100% आयनाइजेशन हो रहा है एंड के एफ की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है 6, यानी कि जो उसको स्पेयर है, राइट, तो उस पेयर में 6 लोग तो है ही। चलो ठीक है, हम लोग एक बार ना इधर से हमें क्या करना है, हमारे पास इस फॉर्मूला में क्या गया है, हमारे पास इस फॉर्मूला में क्या है, हमारे पास मोलैलिटी है। मोलैलिटी कितनी है हमारे पास, 0.1। ठीक है, हमारे पास डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ कितनी है, दैट इज 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमारे पास के एफ की वैल्यूज दे रखी है, कितना दे है, दिया है 1.86, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, और कुछ 100% आयनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास डेल्टा टी एफ है, हमें के एफ दिया है, हमें एम दिया है। तो हमें बस वेंटो फैक्टर ढूंढना है। तो वेंटो फैक्टर ढूंढने से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग वेंटो फैक्टर ढूंढ ले तो हमें पता चल जाएगा कि कितने, सॉरी, कि कितने आयंस में टूटे हैं। मैं सही से लिख देती हूँ इसको। वेंटो फैक्टर हमें क्या बताएगा, कितने आयंस में कॉम्प्लेक्स टूटा है। ठीक है, ओके। तो लेट्स कैलकुलेट आई गेस, राइट। सो वी आर हैविंग डेल्टा टी एफ, वेंटो फैक्टर को इधर ही ले लेते हैं, यानी कि डेल्टा टी एफ, के एफ एंड एम। तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया, 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब छोड़ दो, और यहाँ पे आप देखोगे कि केल्विन है, सेंटीग्रेड है, तो मैंने बोला था ना, डिफरेंस इन डेल्टा टी एफ इन केल्विन इज इक्वल टू डिफरेंस इन डेल्टा टी एफ इन डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखना। ठीक है, के एफ 1.86 एंड मोलैलिटी इज योर 0.1। तो एक बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ, आई गेस दैट वुड बी बेटर। Okay, so it will be 0.558, 0.558 5.58 divided by your 1.86, it comes out to be 3, exactly 3। ठीक है, तो हमें हमारा वेंटो फैक्टर की वैल्यू मिल गई, विच इज योर 3। यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स कितने आयंस में टूटा है, हमारा कॉम्प्लेक्स टूटा है 3 आयंस में। ठीक है, तो अभी हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टूटते कैसे है। एक तो कॉम्प्लेक्स रहता है हमारा जिसका ये स्पेयर होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे पास काउंटर आयंस होते हैं। तो अगर ये स्पेयर कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। ठीक है, बट ये जो काउंटर आयंस होते हैं ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएट कर रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सोच लो, यहाँ पे अगर 2k+ सॉरी, काउंटर आयन में अगर K2 होता तो ये कैसे टूटता, ये 2k+ में टूट जाता, तो यहाँ पे 2 आयंस मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो ये ऐसे टूटता है। चलो लिख के रख ही देती हूँ, ओके।
तो ये वैसे टूटता है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है। तो यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है 6 है, पता चल रहा है, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब पता है क्या है, कि ये स्पेयर में हमारा एक मेटल आयन है, ठीक है, एंड हमारे पास उसके साथ 6 लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे, ओके। ओके, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इधर भी 6 है, तो इधर से तो पता नहीं चल रहा। बट हमें पता है कि ये जब कंप्लीटली आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे 2K प्लस, और क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स ऐसे टूट जाएगा, यानी कि इधर से क्या हो जाएगा, 3 आयन्स हमें मिल जाएंगे। तो हमें बस इतना देखना है कि कौन सा काउंटर आयन है जो कि लाइक 2 काउंटर आयन प्रेजेंट है वहाँ पे। तो हमें इधर दिखने को मिल रहा है कि Cl3 और ये वाला, ये तो 4 आयन्स में टूटेंगे। यहाँ पे एक काउंटर आयन है, यानी कि 2 आयन्स में टूटेंगे, एक कॉम्प्लेक्स वाला और एक ही है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। यहाँ पे 2 है और इधर है, ये टूटेगा 3 आयन्स में और ये टूटेगा ही नहीं। तो आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। इतना टाइम नहीं लेता है, मैंने बस आपको बहुत सारी चीजें समझाई डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को भी लेकर, तो इसलिए इतना सारा टाइम ले गया, अदरवाइज बहुत सिंपल और छोटा सा सवाल हो सकता है अगर आपको पता हो तो। ओके, लेट्स गो। सो यस, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चंस मुझे अभी तक लगा, एंड आई विल डू वन थिंग। मैं इसके लिए मैंने ना आपका एक व्हील भी लिया है टू डिस्क्राइब यू इट इवन बेटर, ठीक है। ओके, सो या, सो व्हेन इथेन वांट टू डाइअमाइन व्हिच इज नथिंग बट इथाइलिन डिअमाइन, ठीक है, ये कुछ भी नहीं, हमारा ईएन ही है, ठीक है। एंड ईएन इज व्हाट, ईएन इज बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ओके। क्या इसका कोई, चलो ठीक है, देखते हैं। Is added progressively to an aqueous solution of nickel 2 chloride, okay. The sequence of color change observed will be, तो निकल 1 2 क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है ना, तो सॉरी निकल 2 क्लोराइड का, तो निकल +2 का जो सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली वो एक पेल ब्लू कलर का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज या पेल ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि निकल +2 क्लोराइड, ओके, इसमें हम ईएन डाल रहे हैं, ओके। तो हमारे पास ये रिएक्शन कुछ ऐसा है, NiCl2 में हमने पानी डाला, we will give 6 moles of H2O, Q6 क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। तो ये रिएक्शन इज नथिंग बट लाइक दिस, निकल और H2O, ठीक है, एंड चार्ज H2O तो न्यूट्रल है, तो इधर 2 प्लस, ठीक है, ओके। तो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज व्हेन इज एडेड प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो उन्होंने प्रोग्रेसिवली आई गेस 4 स्टेप में इथाइलिन डायमाइन को ऐड किया, इथेन 1 2 डायमाइन को, ठीक है। तो तब क्या होगा कि हमारा, हमें क्या पता है, अगेन ये काम आ गया, इथेन 1 2 डायमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड, और हमारा जो H2 है ना, वो मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा कि ये एक, हम लोग जब एक EN को डालेंगे तो वो 2 H2 को रिप्लेस करेगा, मतलब प्रोग्रेसिवली का मतलब मैं आपको बताऊँ क्या होगा, कि हम लोग इधर 2 EN डालेंगे, सॉरी एक EN डालेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो Ni, ये 6 है सॉरी, H2O4 और EN, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से एक EN डालेंगे, प्रोग्रेसिवली बोला ना उन्होंने ऐड करना है, तो कब तक ऐड करेंगे, जब तक सारे चले ना जाए, तो Ni, H2O,
4 था, अब 2 हो जाएगा, एंड En2। हम लोग फिर से इसमें En डाल रहे हैं और लास्ट के जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा Na En6 2+। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस आ गए, राइट? यस। हाँ, तो तभी 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 ठीक है, ओके। तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस आ गए। तो इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को मैं ना इस टेबल पे लिखूंगी, ठीक है? तो मैं इस टेबल में क्या था हमारे पास, सबसे पहले NiH2O6 2+। फिर हमारे पास आया NiH2O4En2+। फिर हमारे पास आया NiH2O2En2+। फिर हमारे पास आया NiEN3 2+। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखे सारे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमने कॉम्प्लेक्स लिख दिया। अभी हम लोग लिखेंगे, मतलब हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, LFS लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसमें हमारा जो इथाइलिन डायमाइन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O। ठीक है, मैं अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी दिखाऊं तो H2O देखो, इधर H2O है और इधर En है। ठीक है, En बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2। ठीक है, ओके। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल है, सबको पता ही होती है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जब हमारे पास H2O है तो H2O क्या है, एक वीक फील्ड लिगैंड है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, तो जब हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ना दो H2O मॉलिक्यूल्स को एक इथाइलिन डाइमाइन से, तो क्या होगा, जो हमारी स्प्लिटिंग है, तो लीगल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ अगर आपका लीगल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, आपकी स्प्लिटिंग बढ़ेगी। ठीक है, स्प्लिटिंग मतलब आपका जो एनर्जी है डेल्टा नॉट, है ना, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो एनर्जी विच इज योर डेल्टा नॉट, तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, लीगल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी और एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ओके, यानी कि अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको कैसे, अगर हम लोग इसका लीगल फील्ड स्ट्रेंथ भी अगर देख ले, या फिर अगर हम लोग इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी देख ले, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है ना, विच इज़ नथिंग बट हमारा डेल्टा नॉट। ठीक है, वो अगर मैं इसको E1 दे दूँ, ठीक है, इसको E2 दे दूँ, इसको E3 दे दूँ, एंड इसको E4 दे दूँ, तो हमारा स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा E4 में होगा, क्योंकि उधर 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। उससे थोड़ा कम E3 में होगा 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उससे थोड़ा कम E2 में होगा, उससे थोड़ा कम E1 में होगा। ठीक है, ओके, ओके, नाइस, यहाँ तक पता चल रहा है। एंड हमें पता है E इज नथिंग बट लाइक इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वेवलेंथ, राइट? तो 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 हमारा वेवलेंथ क्या होगा, अगर हम लोग वेवलेंथ इधर देखें, तो जो हमारा λ1 है, λ2 है, λ3 है, λ4 है, इसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो λ1, सिंस E1 सबसे कम है तो λ1 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो λ2, λ3, λ4। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे एब्जॉर्ब्ड कलर। अच्छा, इसलिए वो हिल रहे थे दीदी, हाँ जी। तो हम लोग देखेंगे एब्जॉर्ब्ड कलर। तो एब्जॉर्ब्ड कलर जो है वही हमें ये मिलेगा, वही हमारा आंसर है? नहीं, एब्जॉर्ब्ड कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, मतलब एब्जॉर्ब्ड कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, वो होता है विजिबल कलर।
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जैसे अगर हम लोग ग्रीन देख ले, ये ग्रीन और ब्लू को देख ले तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रेड के साथ। ऑरेंज को देख ले तो वो ब्लू और वायलेट के साथ। येलो को देख ले तो वो ये पर्पल और थोड़ा डार्क वायलेट के साथ, ऐसे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये एब्जॉर्ब्ड कलर है और यहाँ पे हमारे पास विजिबल है, विजिबल कलर। ओके, तो हम लोग पहले एब्जॉर्ब्ड कलर देखेंगे। अभी एब्जॉर्ब्ड कलर दे दिया, हमारे पास लैम्डा का कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, बट वी नो दिस, राइट? वी नो दिस Na+2 सोल्यूशन एक पेल ब्लू कलर का होता है। ओके, तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें भी तो λ1 जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर है तो λ1 श्योरली रेड में फॉल करेगा। ठीक है, तो वी नो दैट रेड जो होता है ना, डेंजर साइड भी हम लोग रेड कलर का रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो बहुत दूर तक, मतलब वो ट्रैवल कर सकता है बहुत दूर तक। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास λ1 है। ओके, तो λ1 अगर है तो हमारा कहीं ना कहीं ये ब्लू ग्रीनिश इस साइड पे जाएगा। तो हम लोग इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो एब्जॉर्ब्ड कलर है λ1 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज रेड। तो वो हमें कौन सा देता है? हमें देता है ये रेड, या फिर हम लोग इसको थोड़ा ऑरेंज रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको रेड की जगह अगर ऑरेंज रेड, चलो ठीक है रेड ही लिख लो, हमें तो आंसर से मतलब है। तो हम लोग पेल ब्लू, और ये हमें पहले भी पता था, नहीं भी पता था तो हम लोग इधर से देख सकते थे। अब λ2, अच्छा दीदी अगेन आप रेड क्यों नहीं, रेड क्यों लिए, वायलेट क्यों नहीं लिए? क्योंकि बाबा इधर सब देखो, पेल ब्लू है, ग्रीन है, पेल ब्लू है, वायलेट है। तो हम अगर पेल ब्लू ले तो मतलब इस जगह पे देखो ब्लू ले तो वो रेड के अक्रॉस जा रहा है। अगर ग्रीन ले तो वो पर्पल। ठीक है, और अगर हम लोग वायलेट ले तो येलो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला येलो और पर्पल वाला। ओके, ओके, तो हम लोगों ने रेड ले लिया। ठीक है, फिर हमारा है λ2। λ2 में तो हमें पता है पेल ब्लू है, यानी कि अ, ये वाला ऑप्शन और ये ऑलरेडी गलत है। ठीक है, ओके। फिर λ2 उन्होंने बोला है कि उससे थोड़ा कम है, λ2 कम है तो वायलेट, वायलेट इस वाले रेंज में तो येलो की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो बट इधर येलो, इसमें भी ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, यानी कि होगा तो ब्लू ही। यानी कि हमारा थोड़ा सा इसी रेंज में चला जाएगा इस ब्लू, यानी कि हम लोगों को इसको ऑरेंज रेड ही लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये वाला λ1 जा रहा है, λ1 इस किसी रेंज में जा रहा है, ऑरेंज रेड। फिर एब्जॉर्ब कलर इधर रेड हो जाएगा, रेड होगा λ2, तो इधर आएगा एग्जैक्टली ब्लू की तरफ। ठीक है, तो ब्लू। फिर हमारे पास है λ3। λ3 हमें दिया है या तो वायलेट होगा या फिर ग्रीन होगा। λ3, λ3 λ4 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर λ3, हम लोग दो केस देख लेते हैं। λ3 अगर ये वायलेट वाला हो जाए, और λ3 अगर हमारा, सॉरी, हमें वायलेट दिखेगा, राइट? तो अगर हमें वायलेट दिखना है तो λ3 हमारा इधर होना पड़ेगा, λ3 हमारा इधर होना पड़ेगा। ओके, वॉयलेट, एंड अगर हमें ग्रीन दिखना है तो λ3 हमारा इधर होना पड़ेगा। ओके, तो आई गेस हम लोग इसको दो केस बना लेते हैं यार, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले केस को हम लोग, ये जो 1 है इसको हम लोग ब्लू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमें अगर वॉयलेट दिखना है तो λ3 ये होगा, और अगर हमें ग्रीन दिखना है, ग्रीन दिखना है तो λ4 ये होगा। ठीक है, एंड दूसरा केस हमारे पास क्या है, रेड ले लूँ, ठीक है। दूसरा केस है हमारा 3 वाला, अगर हमें ग्रीन दिखना है तो ये हमारा λ3 हो जाएगा, और अगर हमें वॉयलेट देखना है तो ये हमारा λ4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो तुम्हें बताओ, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है λ3 शुड बी ग्रेटर देन λ4, तो कौन सा वाला केस सही होगा? ये रेड वाला केस सही होगा या फिर ये हमारा ब्लू वाला केस सही होगा? तुम बताओ। तो एनी डे यार हमारा रेड वाला केस ही सही हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वायलेट का लैम्डा वुड बी वेरी मच ग्रेटर देन येलो का लैम्डा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर लिखेंगे येलो। तो
3 सही हो रहा है ना हमारा, ओके। तो हमें ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिखने के लिए हमें वायलेट चाहिए, सॉरी, ग्रीन दिखने के लिए हमें वायलेट चाहिए। तो अगर हमें ग्रीन दिख रहा है तो हमें वायलेट चाहिए, तो हमें दिख रहा होगा ग्रीन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लैम्डा 3 हो गया, मतलब पहले दो तो आपने सही से किया, उसके बाद आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दिख गया ग्रीन, फिर हमारे पास वायलेट दिख रहा है, वायलेट दिख रहा है यानी कि ये येलो कलर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एमिट क्या कर रहा है, वायलेट। तो हमारा ये हो जाएगा ट्रांजिशन, पेल ब्लू, ब्लू ग्रीन वायलेट, पेल ब्लू, ब्लू ग्रीन वायलेट, सो दिस विल बी आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली, बट फिर भी देखो, ओके। चलो, so now let's come to question number 4. Question number 4 क्या बोल रहे हैं, the metal ion whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अफेक्ट होता है मैं ये बता दूं। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, तो कैसे अफेक्ट होता है कि अगर समझ लो कि हमारे पास ये तीन, क्या बताऊँ इनको मैं, T2G बोल दूँ, ठीक है, ये भी एक T2G, अलग अलग केस है, ठीक है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो अगर केस 1 में हमारे पास ये एक D4 कन्फिग्रेशन है समझ लो, ये भी एक D4 कन्फिग्रेशन है, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए तो क्या होता है, स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग बढ़ जाती है तो क्या होता है, पेयरिंग बढ़ जाती है, राइट। तो फिर ये ऐसे आ जाएगा। बट अगर हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है, तो स्प्लिटिंग घट जाती है, जिसकी वजह से पेयरिंग भी घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 आएगा, और यहाँ पे जो ईजी रहेगा उसमें चौथा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम एनर्जी गैप है तो आ सकता है। तो ऐसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, सॉरी, जो हमारा लिगेंड फील्ड है, लिगेंड स्ट्रेंथ है, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करता है। तो पहले वाले केस के लिए जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड था और D4 था, D4 है और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा T2G4 EG0 ऐसा आ रहा है, राइट। जो हमारा वीक फील्ड है तो उसमें क्या आ रहा था, T2G3 EG1, तो यहाँ पे बदल गया ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ऐसे, ओके, हमें ये समझ आ गया, ठीक है। तो बोला है कि एक मेटल आयन है, हमें मेटल आयन देखना है कौन सा है, ठीक है, ठीक है, which gives a violet color in non-luminous flame under hot condition. Borax bead test. बोडैक्स बीट टेस्ट में क्या होता है मैं आपको बता दूं। हम जब एक कैसे बोलूं, मतलब बोडैक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, हम लोग जब बोडैक्स लेते हैं ना, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है, हमारे पास आई गेस एक बोरिक एसिड बनता है, ठीक है, हमारे पास बोरिक एसिड बनता है, नहीं नहीं, हाँ, हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बनता है, सोडियम मेटाबोरेट, एंड हमारे पास एक बनता है डाई ब्रोमो, सॉरी B2O3, डाई ब्रोमो ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ये डाई ब्रोमो ट्राईऑक्साइड क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड बोल दो या फिर एक मेटल सॉल्ट बोल दो, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग हीट में डालते हैं ना, तो ये एक फ्लेम टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये फ्लेम टेस्ट देता है, तो हमें बस फ्लेम टेस्ट का अगर कलर पता हो, अगर हमें फ्लेम टेस्ट का कलर पता हो तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, हमें वो अनइफेक्टेड वगैरह देखना भी नहीं पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू, आई गेस मैंने ले रखा है क्या फ्लेम टेस्ट के कलर्स, हाँ जी, ये रहा। तो ये हमारा मेटल आयन है, तो जब हम लोग इसको कलर इन नॉन लिमिनस, हमें बोला गया था ना नॉन लिमिनस फ्लेम अंडर हॉट कंडीशन, ठीक है। तो तब क्या होता है कि जब हम क्रोमियम Cr3+ आयन लेते हैं, तो जब वो कोल्ड रहता है, ये हॉट कंडीशन दे रखा है तो इसको भी देखना पड़ेगा, हॉट
कोल्ड रहता है तो ग्रीन होता है, वायलेट तब होता है जब हॉट होता है, तो हमें वायलेट ही चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है, और बाकी हमारा Na2+ है इधर, Na2+ ब्राउनिश रेड होता है, Mn+2, Mn+2 भी वायलेट होता है। तो Mn+2 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो क्या रहता है, अ, मुझे अभी भी ऐसे ही देखना पड़ता है यार, मुझे याद नहीं रहता, 25 है ना, ओके 25 है, ठीक है। Mn का 25 है, ठीक है। तो Mn अगर हमारा 25 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एर्गन 3d5 4s2, ठीक है, ठीक है, एर्गन 3d5 4s2। वैसे इस वॉयलेट को हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है, बट हमें क्योंकि पूरा कोल्ड उन्होंने हॉट कंडीशन में दे रखा है, बट द थिंग इज दैट हमें देखना पड़ेगा 3d5 4s2, और इधर Mn+2 का क्या हो जाएगा, फिर Mn+2 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा D5, ये 4s2 से तो निकल जाएगा, तो हमारे पास D5 आ रहा है, यानी कि जब हमारा स्प्लिटिंग हो रहा है, आई वुड कंसिडर ऑक्टाहेड्रल में ही हो रहा है, ठीक है, तो Mn+2 के लिए जो कि D5 है, तो जब स्प्लिटिंग होगा तो हमारे पास Eg रहेगा, हमारे पास T2G रहेगा, ठीक है, Eg T2G है, तो जब D5, तो अगर इनकेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, ठीक है, ये हटा रही हूँ, दो केस बना लेते हैं राइट अगेन, ये इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा इससे, वीक फील्ड वाले से, तो D5 जब होगा तो एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो इधर पेयरिंग होगी 3 4 5, और इधर क्या हो जाएगा, इधर वीक फील्ड लिगेंड में ऐसे आ जाएगा, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G5 Eg0, इसका हो जाएगा T2G3 Eg2। हो गया अफेक्ट, हमें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट अफेक्ट, ठीक है, ओके। तो एक तो ये है, और टाइटेनियम का आई गेस टाइटेनियम+3 का आई गेस D1 होता है, और उसका कुछ कलर ऐसे कुछ है भी नहीं, बट चलो ठीक है जैसा भी है, ठीक है। तो यस, एक बार टाइटेनियम का कलर आप लोग एक बार गूगल करके देख लेना, मैंने भी ये इंटरनेट से ही लिया है, ठीक है। तो सीधा साधा हमारा आंसर आ जाता है Chromium+3 आयन। और पता है ये कैसे रहता है बोरेक स्पीड में, ये एक्चुअली Cr2O3 रहता है, और ये डाई बोरेन ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इधर देखोगे तो ये Cr+3 ही आएगा, ठीक है। तो इसको जब फ्लेम टेस्ट करते हैं ना हम लोग, तो ये वायलेट कलर देता है, ठीक है, ऑन हीटिंग, ठीक है, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, ओके। So I guess question number 4 done, and we should come to our last question. And last question is um, kind of something जो आपको याद रहना चाहिए, and I will give this question as homework, ठीक है, कि ये आप करो, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको सबके कलर्स बता देती हूँ कि हमारे पास ये 5 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, फिर हमें बोला है तो सम ऑफ स्पेंड ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर, ठीक है। तो मैं ये बता देती हूँ कि येलो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो ये जो K3CONO2 6 है, एंड हमारा जो K4, हाँ, FeCN6 है, ठीक है, ये दोनों होते हैं येलो कलर का, ठीक है। बाकी आई गेस K3FeCN6 ये कुछ ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। CU वाला आई गेस ये थोड़ा कैसा, आई गेस रेडिश जाता है, और ये वाला इसको मैं श्योर नहीं हूँ, बट येलो नहीं है ये, और ये पेल येलो होता है, ये वाला, अरे वेट, तो पेल येलो हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है, ये पेल होता है, पेल येलो, क्या हो गया मैं,
जस्ट गिव मी अ सेकंड। होमवर्क का नाम लिया तो पेन चलना बंद हो गया, राइट। अब सारी कलाकारी एक बार में ही आ गई। चलो चलो, तो ये क्या होता है, ये पेल येलो होता है, इसको काउंट नहीं करेंगे, हम लोगों को येलो पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसका कोबाल्ट एंड आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें क्या पता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए म्यूएस, हमें फिर देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर पे उसको प्लॉट करके कि कितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस हो जाता है n, फिर n इंटू n प्लस टू, फिर आपको n इंटू n प्लस टू करके आपको इसका एक मिल गया, इसका एक मिल गया, फिर दोनों को सम कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेट मी टेल यू द आंसर शुड बी 0 आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई गेस यू गाइस विल डू इट, एंड तब तक के लिए गुड बाय फ्यूचर आईआईटीएन, ठीक है। मिस मैच मैंने भी देखा है, ठीक है। सो या लेट्स गो, हम लोग आगे भी ऐसे चैप्टर्स करते रहेंगे।